नमस्कार। आज के वीडियो में बात होगी रेस्टोरेशन ड्रामा की। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। आपको मालूम होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, इंग्लैंड की हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो 1649 में 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था और जिसमें कि ओलिवर क्रोमवेल के नेतृत्व में जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो विद्रोही लोग हैं, वो जीत गए थे। उन्होंने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट को बंदी बना लिया और उसको फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद ओलिवर क्रोमवेल ने इंग्लैंड पर राज किया और गद्दी पर कोई नहीं था, यानी इंग्लैंड की राजगद्दी खाली रही इतने दिनों तक। यानी 49 में जब फांसी दी गई चार्ल्स फर्स्ट को, तब से लेकर 1660 तक यानी 1660 तक जब चार्ल्स सेकंड को रीस्टोर किया गया, यानी चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से बुलाया गया। चार्ल्स सेकंड कौन था? चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। तो जब उसको गद्दी पर बिठाया गया फ्रांस से बुलाकर, उसको रीस्टोर यानी कि पुनर्स्थापना कहते हैं मोनार्की की। तो रेस्टोरेशन ड्रामा का मतलब है वो ड्रामा जो कि चार्ल्स सेकंड के गद्दी पर बैठने के बाद लिखा गया। चार्ल्स सेकंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रांस से आया था। जब उसके पिता चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई तो वो भाग गया था, वहाँ से फ्रांस चला गया था और 1660 में उसको वापस बुलाया गया और गद्दी पर बिठाया गया। और फ्रांस, आप जानते हैं, अपने फैशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। हमेशा सारी दुनिया से आगे फ्रांस रहता है फैशन के मामले में। तो अब क्योंकि चार्ल्स सेकंड फ्रांस में रहकर आया था तो ऑब्वियसली उसके जो मैनर्स थे वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे। अब इतना फैशनेबल राजा जब गद्दी पर बैठा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके दरबारी और उसका दरबार, उसका राज्य, सब कुछ फैशनेबल हो जाएगा। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो दिखाया गया है वो फैशनेबल मैनर्स दिखाए गए हैं, ख़ासकर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के। क्योंकि भाई जो निम्न वर्ग है या मध्य वर्ग है वो तो अपने हैंड टू माउथ रहता है। निम्न वर्ग को तो रोज़ कमाना, रोज़ खाना, तो उनको फैशन करने का कहाँ मौका मिलता है। और जो मिडिल क्लास सोसाइटी है वो तो अपने ये देख लीजिए कि जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, उसका ठेका मिडिल क्लास के पास होता है। तो वो उतने फैशनेबल और इतनी इस तरीके की लाइफ नहीं जीते जो अरिस्टोक्रेटिक लोग जीते हैं। यहाँ कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो दिखाया गया है वो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की लाइफ दिखाई गई है। तो चलिए रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करते हैं, रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करते हैं। और जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से अक्सर पूछा जाता है, अकाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन द 17th सेंचुरी और द रेस्टोरेशन पीरियड। कि अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताइए, द ग्रोथ माने प्रादुर्भाव का, पैदा होने का, या फिर विकास का, ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, या फिर रेस्टोरेशन पीरियड में। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये ड्रामा किसने लिखा है, या फिर अभी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेशन ड्रामा को रेस्टोरेशन ड्रामा क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर फिर से बिठाया गया था, इसलिए उसको रेस्टोरेशन ड्रामा कहा जाता है। तो इस तरीके का कोई भी फैक्ट आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसमें देखते हैं द सोसाइटी ऑफ चार्ल्स सेकंड। तो चार्ल्स सेकंड के ज़माने का जो समाज था इंग्लैंड का, नो सूनर हैड चार्ल्स सेकंड बीन रीस्टोर्ड। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही चार्ल्स सेकंड बीन रीस्टोर्ड, यानी चार्ल्स सेकंड को फिर से बिठाया गया, पुनर्स्थापित किया गया, देन द थिएटर्स रीओपन, तब वैसे ही थिएटर्स फिर से खुल गए। हाँ, तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि वो जो पीरियड था 1649 से लेकर और 1660 तक का, यानी ओलिवर क्रोमवेल जिस वक्त गद्दी पर रहा, यानी रूलर रहा इंग्लैंड का, गद्दी पर क्या वो राजा तो नहीं बना था, उसने लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट के रूप में वहाँ शासन किया था। तो उसने थिएटर्स बंद कर दिए थे, इन सब के वो खिलाफ था। वो मॉरलिटी पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। ये जो ओलिवर क्रोमवेल की चाहने वाले या ओलिवर क्रोमवेल के जो साथी थे, और खुद ओलिवर क्रोमवेल, ये लोग मॉरलिटी पर बहुत जोर देते थे और उनको लगता था कि जो ड्रामा है वो इमोरलिटी को बढ़ा रहा है। जैसे अभी आप देखते हैं फिल्मों का विरोध होता है कि फिल्मों में इमोरलिटी बहुत होती है, काफ़ी लोग विरोध करते हैं लेकिन बंद नहीं कर पाते उनको। अब जब ओलिवर क्रोमवेल वहाँ शासक बन गया तो उसने ड्रामा को बंद कर दिया, थिएटर्स को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा वहाँ थिएटर्स दोबारा खोल दिए गए। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पोइट्स, प्लेराइट्स एंड म्यूजिशियंस, कवि, ड्रामा प्लेराइट्स मतलब नाटककार, और म्यूजिशियंस यानी कि संगीतकार, केम इनटू देयर ओन, मीन्स अपने स्थान पर वापस आ गए।
ड्राइडन एंड वाइकरली सेट द फैशन फॉर द हाईली पॉलिश्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ड्राइडन और वाइकरली ने सेट द फैशन यानी उन्होंने फैशन शुरू किया, स्थापित किया, फॉर द हाईली पॉलिश्ड यानी बहुत उच्च तरीके से, पॉलिश माने सफिस्टिकेटेड, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को उन्होंने प्रोत्साहित किया। विच वॉज टू फाइंड इट्स सुप्रीम एक्सपोनेंट, जिसको कि अपना सुप्रीम मीन्स सबसे ऊंचा, एक्सपोनेंट माने प्रणेता, उसको मिला इन विलियम कॉन्ग्रीव। तो विलियम कॉन्ग्रीव को सबसे अच्छा राइटर माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, और शुरुआत इन लोगों ने कर दी, ड्राइडन वाइकरली ने। द सोसाइटी ऑफ चार्ल्स सेकेंड्स कोर्ट, तो चार्ल्स सेकंड के दरबार का समाज विद ऑल इट्स मैनर्स, अपने सारे तौर तरीकों के साथ, प्लेजर्स आनंद मनोरंजन के साथ, एंड एमोरस इंट्रीग्स, एमोरस मीन्स रिलेटेड टू लव, प्रेम से भरे हुए, यानी प्रेम से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड, इंट्रीग्स होते हैं षड्यंत्र, उसका उसके खिलाफ, इसका उसके खिलाफ, स्कैंडल्स होते हैं ना, शेरिडन ने तो एक पूरा ड्रामा लिखा है स्कूल फॉर स्कैंडल, तो इंट्रीग्स का मतलब स्कैंडल्स जो होते हैं, षड्यंत्र जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज जो होती हैं, तो ये दरबारों में होती रहती हैं, अभी भी होती रहती हैं बड़े लोगों के बीच। वॉज मिरर्ड, इन सब को दिखाया गया इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मिरर माने आईना दिखाना होता है, तो जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को आईना दिखाया गया, वो सब प्रतिबिंबित किया गया, शो किया गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट यानी मुख्य उद्देश्य ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मुख्य उद्देश्य था, वॉज टू डिस्प्ले माने दिखाना, द फैशनेबल एंड इमोरल लाइफ, फैशन से भरा हुआ और अनैतिक जीवन ऑफ द रेस्टोरेशन कोर्ट। तो रेस्टोरेशन पीरियड के कोर्ट का, दरबार का जो अनैतिक जीवन था, इमोरल लाइफ थी, वो दिखाना कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर रेस्टोरेशन ड्रामा का उद्देश्य था। आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स और रेस्टोरेशन ड्रामा में कंफ्यूज मत होइएगा। रेस्टोरेशन ड्रामा का मतलब ही वो ड्रामा है जो कि चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन के बाद लिखा गया है, तो वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही आता है। फिर द एज ऑफ कॉमन सेंस एंड रीज़न, तो ये जो युग था कॉमन सेंस का यानी कि सामान्य ज्ञान का, और रीज़न यानी कि तर्क का युग था। आपने अगर शेक्सपियन ड्रामा पढ़ा है तो वहाँ इमेजिनेशन प्रोमिनेंट है। एलिजाबेथन एज का जो ड्रामा है वहाँ इमेजिनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, रियलिस्टिक वो कम है। ये ड्रामा बिल्कुल उलट है, ये रियलिस्टिक ड्रामा है और यहाँ पर रीजन, तर्क पर ज़्यादा जोर है। द 17th सेंचुरी हैड अबेंडेंड, 17वीं शताब्दी ने छोड़ दिया द वेज ऑफ पोइट्री यानी कविता के तौर तरीके, एंड वॉज सर्चिंग फॉर, और 17वीं शताब्दी तलाश कर रही थी ट्रुथ, सत्य को, नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना के संसार में नहीं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमन सेंस एंड रीजन, बल्कि सामान्य ज्ञान और तर्क के संसार में। विद द अपीयरेंस ऑफ दिस रेन, विद द अपीयरेंस माने आने के साथ, ऑफ दिस रेन इस राज्य के, ऑफ कॉमन सेंस जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित था, अ न्यू प्रोज एक नए प्रकार की गद्य वॉज डिस्कवर्ड खोजी गई। अ प्रोज एक ऐसा गद्य, फिटेड जो कि उपयुक्त था, फॉर द इनिशिएशन मीन्स शुरुआत के लिए, ऑफ लॉजिकल थॉट्स तार्किक विचारों के, एंड विटी फैंसीज, विटी माने जो कि बहुत हाजिर जवाबी से भरी हुई फैंसीज कल्पनाएं होती हैं उनके लिए उपयुक्त थी। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में यही मिलता है, विट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, विटिसिज्म यानी कि हाजिर जवाबी देखने को मिलती है। मोर एंड मोर मैन टर्न, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुड़े, टू दिस प्रोज इस गद्य की ओर, फॉर अ मीडियम एक माध्यम के तौर पर, इन विच जिसमें के टू एक्सप्रेस देयर डिज़ायर्स उन्होंने अभिव्यक्त की अपनी इच्छाएं, सो दैट जिससे कि कॉमेडी बिकेम यानी कॉमेडी बन गई द मोस्ट टिपिकल फॉर्म ऑफ थिएट्रिकल लिटरेचर। द मोस्ट टिपिकल यानी सबसे ज़्यादा सामान्य फॉर्म, रूप ऑफ थिएट्रिकल लिटरेचर यानी नाटकीय साहित्य का। इट इज़ दिस प्रोज यही वो गद्य है, विच इज़ एसोसिएटेड जो कि जुड़ी हुई है, विद द राइज एंड डेवलपमेंट
प्रादुर्भाव और विकास से ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के इन द हैंड्स ऑफ ईथरेज, वाइकरली, कॉन्ग्रीव, वानब्रग एंड फरुखियार। ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ऑथर हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। आपको इनमें से 3-4 दे दिए जाएंगे, मान लीजिए 3 ऑप्शन इनमें से दे दिए जाएंगे, एक कोई और ऑथर दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स। ह्यूमर्स वाली जो कॉमेडी है वो मेनली बेन जॉनसन से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं और उनमें से जो फ्लूइड प्रोमिनेंट होता है वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार होता है, वैसा ही उसका टेम्परामेंट होता है, उसका स्वभाव डिसाइड होता है उसके फ्लूइड से। तो इसमें अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का व्यवहार करते हैं और ये बताया जाता है कि इनमें पर्टिकुलर फ्लूइड की प्रोमिनेंस है, यानी प्रमुखता है। जो फ्लूइड उनका प्रोमिनेंट है वैसा ही उनका व्यवहार है। तो ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स था ये ही आधार बना आगे चलकर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। तो द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड द कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स। इंट्रीग मैंने आपको पहले ही ये वर्ड आ चुका है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, स्कैंडल्स आप कह सकते हैं। द मास्टर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले लोग थे, मेड फुल यूज़, उन्होंने पूरा उपयोग किया ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स का। अच्छा, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये मैंने एक वीडियो में और बताए हैं जो कि कॉमेडी पर आधारित है। आप उस वीडियो को भी चाहें तो देख सकते हैं, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, इस ये टाइटल से एक और वीडियो अपलोडेड है। और आप प्लेलिस्ट देखिएगा, ड्रामा नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ ये सारे वीडियोस हैं, ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स। तो वहाँ भी मैंने डिस्कस किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इन सबको। तो इन लोगों ने, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले लोग थे, इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स का खूब प्रयोग किया वाइल डिस्प्लेइंग, यानी दिखाते वक्त, द अरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, अरिस्टोक्रेटिक यानी उच्च वर्ग के, मैनर्स तौर तरीकों को, एंड अफेक्टेशंस, अफेक्टेशंस होते हैं बनावट, उच्च वर्ग की जो बनावटें हैं। अफेक्शन मीन्स प्रेम होता है और अफेक्टेशन बनावट होती है। अफेक्टेशंस ऑफ द फाइन एंड कल्चर्ड सोसाइटी, फाइन माने बढ़िया, कल्चर्ड माने सुसंस्कृत सोसाइटी, ऑफ द रेस्टोरेशन कोर्ट, रेस्टोरेशन पीरियड के दरबार की जो लोग थे, जो ऊपरी वर्ग था, उच्च वर्ग था, उसके तौर तरीके, उसकी बनावटें दिखाने के लिए ये इन लोगों ने, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले लोगों ने, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का भी प्रयोग किया और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स का भी प्रयोग किया। बेन जॉनसन्स इंटेलेक्चुअलिज्म, बेन जॉनसन की बौद्धिकता ने मेड फुल अपील टू, यानी पूरा अपील किया, यानी प्रभावित किया, द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट, रेस्टोरेशन नाटककारों को। अ नंबर ऑफ कॉमेडीज़, बहुत सारी कॉमेडीज़ वर मॉडल्ड, माने आधारित थीं डायरेक्टली, सीधे तौर पर, अपॉन हिज स्टाइल, उनके स्टाइल पर, उनकी शैली पर। यानी बेन जॉनसन की, मैंने आपको बताया कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से कौन संबंधित है, किसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वैसे लिखा, और लोगों ने भी है, लेकिन मेनली जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखी हैं वो बेन जॉनसन ने लिखी हैं। तो उनकी स्टाइल पर बहुत सारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रेस्टोरेशन ड्रामास आधारित हैं। हाउएवर, लेकिन अ न्यू नोट वॉज स्ट्रक, एक नई शुरुआत की गई बाय ड्राइडन, ड्राइडन के द्वारा, फिलिंग हिज कॉमेडीज़, अपनी कॉमेडीज़ को भरकर, विद अ केयरलेस, यानी एक लापरवाह, फ्रैंक मीन्स सीधा सपाट, डेबोनियर मतलब मनोरंजक, विट माने हाजिर जवाबी से। तो ड्राइडन ने ये चीज़ें अपने ड्रामाज में भरी हुई हैं। दस, इस प्रकार ड्राइडन फिल्ड हिज कॉमेडीज़, ड्राइडन ने अपनी कॉमेडीज़ को भरा विद रिपार्टीज़, रिपार्टीज़ वही होती है हाजिर जवाबी, विटिसिज्म होती है, एंड मेड देम होली इंटेलेक्चुअल, और उनको पूरे तरीके से इंटेलेक्चुअल बनाया, यानी कि बौद्धिक बनाया। फिर देखते हैं एक एक करके, जॉन ड्राइडन की ही बात लेते हैं, अभी जॉन ड्राइडन की ही बात हो रही थी। जॉन ड्राइडन यूनाइटेड, ड्राइडन ने सम्मिलित किया द स्ट्रेंथ, ताकत, ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन की, द कोर्टली स्पिरिट, और साथ ही कोर्टली माने दरबारी, स्पिरिट माने भावना, ऑफ ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर, ये भी लेखक थे, ड्रामेटिस्ट थे।
तो बेन जॉनसन और ब्यूमंट और फ्लेचर, इन दोनों की भावनाओं को, उन दोनों की ताकत को ड्राइडन ने अपने ड्रामाज में यूनाइट किया है, यानी मिक्स किया है। एंड द न्यू ईयर ऑफ इंटेलेक्चुअल विट, और साथ ही और क्या चीज़ उसमें अब मिक्स की है, न्यू ईयर, नई हवा ऑफ इंटेलेक्चुअल विट, यानी बौद्धिक हाजिर जवाबी की। हिज वेल नोन कॉमेडीज़, उसकी सबसे ज़्यादा ज्ञात कॉमेडीज़ हैं द वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज़ एंड द मेडन क्वीन। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये इनमें से कोई भी ड्रामा का नाम आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने लिखा है। इसके बाद नाम आता है सर जॉर्ज इथरेज का। सर जॉर्ज इथरेज वॉज अ कोर्टियर, ये एक दरबारी थे। ही प्रोड्यूस्ड, उन्होंने लिखी हैं द कॉमिक रिवेंज, फिर से नाम याद रखिएगा इनका भी, द मैन ऑफ मोड एंड शी वुड इफ़ शी कुड। इनके ड्रामाज बहुत गंदे होते हैं। हिज कॉमेडीज़ आर इमोरल, उनकी कॉमेडीज़ बड़ी अनैतिक हैं, एंड डिज़र्व टू बी कंडेम्नेड, और वो इसके लायक हैं कि उनको कंडेम किया जाए, यानी उनकी आलोचना की जाए। हालांकि सारी ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऐसी ही हैं, इनमें आपको शेक्सपियर वाली बात या डॉक्टर फॉस्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लो वाली बात नहीं देखने को मिलेगी। जबकि शेक्सपियर की भी ड्रामाज में आपने देखा होगा कहीं कहीं बड़े ऑब्सीन से, बड़े अशिष्ट से शब्द यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये तो कॉमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीन होती हैं। ख़ासकर सर जॉर्ज इथरेज की जो कॉमेडीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इमोरलिटी देखने को मिलती है। मतलब माँ बेटे शेयर नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि आप लोग मेरे बेटी बेटे हो तो आपके साथ इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर अगले राइटर हैं वाइकरली। वाइकरलीज प्लेज आर 4 इन नंबर, उनके 4 नाटक हैं। लव इन अ वुड, द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। तो ये उनके नाटकों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। द फर्स्ट 3 आर ऑलमोस्ट इन द इथरेज स्टाइल, तो इनमें से पहले जो 3 हैं वो तो लगभग इथरेज के खुद के स्टाइल में हैं। डीलिंग विद अ वर्ल्ड ऑफ फॉप्स, डीलिंग विद मतलब उनका संबंध है विद अ वर्ल्ड ऑफ फॉप्स। फॉप्स वही लोग होते हैं, उच्च श्रृंखल लोग, लड़कियों पे कमेंट करने वाले, या फिर बहुत ज़्यादा फैशनेबल तरीके से रहने वाले, मतलब आवारागर्दी करने वाले। जैसे आपने देखे होंगे लड़के, पढ़ने में कम ध्यान होता है, किसी भी काम में मतलब उनको ध्यान नहीं है, उनको एक ही काम है लड़कियों का पीछा करना, उन पर कमेंट करना, बहुत फैशनेबल तरीके से रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, एक अच्छी सी बाइक लेके, ज़्यादातर मतलब बहुत पैसे वाले जिनके माँ बाप होते हैं तो अच्छी सी बाइक जो होती हैं, रेसर बाइक, उनको पकड़ा देते हैं और बस उनका यही काम होता है, तो वो फॉप्स कहलाते हैं। फूल्स एंड गैलेंट्स, फूल्स बेवकूफ़ लोग, एंड गैलेंट्स भी यही लोग होते हैं। हालांकि गैलेंट्री का मतलब बहादुरी होता है, तो ये गैलेंट्स वही जो लेडीज़ के साथ, लेडीज़ की तारीफ़ करना, उनको प्रभावित करना, यही सब लोग वहाँ दिखाई देते हैं इन नाटकों में। द लास्ट प्ले, उनका जो आखिरी नाटक है द प्लेन डीलर, इज़ नॉट ओनली कॉमिक इन स्पिरिट बट ऑल्सो बिटर एंड सटायरिकल। ये ना केवल कॉमिक है अपनी स्पिरिट में, यानी अपने एक्सप्रेशन में, अपनी भावनाओं में, बट ऑल्सो बिटर एंड सटायरिकल, बल्कि इसमें कड़वाहट भी है और थोड़ा व्यंग भी है। फिर बात होती है विलियम कॉन्ग्रीव की, और ये सबसे अच्छे नाटककार माने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, विलियम कॉन्ग्रीव। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट प्लेज, 4 महत्वपूर्ण नाटक हैं एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव, जो कि विलियम कॉन्ग्रीव के नाम से जुड़े हुए हैं। दीज आर द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और मेरी लिस्ट में भी है, जो ड्रामाज मुझको पढ़ाने हैं उस लिस्ट में द वे ऑफ द वर्ल्ड भी है, लेकिन अभी क्योंकि धीरे धीरे चलेगा, वक्त आएगा, मैं पढ़ाऊँगी इसको। द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर एंड लव फॉर लव, दीज प्लेज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स। ये जो नाटक हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉमिक एंडेवर, एक निश्चित प्रकार का कॉमिक एंडेवर माने प्रयास। तो ये जो ड्रामास हैं वो अपने आप में बहुत आदर्श कॉमेडी ऑफ मैनर्स माने जाते हैं, जिसमें कि द वे ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, यानी कि हैं तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसे मैंने बताया काफ़ी इमोरल हैं, लेकिन वे ऑफ द वर्ल्ड अच्छी कॉमेडी है। और एक शेरिडन का द राइवल्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाऊँगी कभी आगे चलकर।
फिर है जॉर्ज फरक्वार, ही रोट टू हिज क्रेडिट, यानी उनको जो श्रेय जाता है, उन्होंने जो लिखी हैं लव एंड अ बॉटल, द बो स्ट्रेटाजेम, द कॉन्स्टेंट कपल एंड द इनकॉन्स्टेंट। तो नाम फिर से आपको याद रखने हैं इन ड्रामास के, ये जॉर्ज फरक्वार की लिखी हुई हैं। फिर है सर जॉन वानब्रग, इनके नाम क्या क्या है देखिए। ही प्रोड्यूस्ड, उन्होंने लिखी हैं द मेमोरेबल यानी याद रखने लायक कॉमेडीज़ लाइक जैसे कि द रिलेप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ एंड ईज़ोप। इसमें द प्रोवोक्ड वाइफ ये बहुत फेमस है इनकी। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अच्छा, यहाँ शेरिडन का नाम रह गया है ज़रा, अभी मैं शेरिडन के बारे में दूसरी जगह से ज़रा देख के लिखती हूँ, तब तक आप ये देख लीजिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स डील्स विद द मैनर्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ फैशनेबल मैन एंड वीमेन। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स दिखाती है फैशनेबल लाइफ स्टाइल दिखाती है, उनके मैनर्स दिखाती है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मैन एंड वेमेन ऑफ द कोर्ट ऑफ चार्ल्स सेकंड के दरबार के लोगों के मैनर्स दिखाती है। इट्स प्रिंसिपल एम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इज़ टू डिस्प्ले, वो है दिखाना, द कोर्ट लाइफ, दरबारी जीवन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन युग का, विद ऑल इट्स वीकनेसेस एंड सिंगुलरिटीज़, उसकी सारी वीकनेसेस माने कमियां होती हैं, सिंगुलरिटीज़ खासियतें होती हैं, तो उसकी सारी खासियतें और सारे ड्रॉबैक्स वीकनेसेस दिखाना इसका काम है। फिर सेकंड करेक्टरिस्टिक देखिए, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैज़ इन्फीरियर करेक्टर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो करेक्टर्स होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं, हालांकि उच्च वर्ग के करेक्टर हैं, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं होती जैसे कि हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, उनकी बात ही अलग है, तो उस तरीके के नहीं होते, इन्फीरियर टाइप के होते हैं टू डेपिक्ट यानी वर्णन करने में। दीज कैरेक्टर्स कम ऑफ द मिडिल क्लास, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो मिडिल क्लास से, हालांकि ये थोड़ा इसको अरिस्टोक्रेटिक क्लास कर दीजिएगा, मिडिल क्लास की जगह ज़्यादातर कैरेक्टर्स अरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं। मैनी ऑफ देम आर कोर्टियर्स, उनमें से ज़्यादातर दरबारी हैं, फॉप्स यानी छल छबीले लोग हैं, एंड सोशल क्लाइंबर्स, और जो सामाजिक रूप से ऊपर चढ़ने की फिराक में रहते हैं, दूसरों को टांगें अड़ाकर टंगड़ी मार के, वो लोग हैं। और फिर देखिए, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स पजेसेस द डिवाइन गिफ्ट ऑफ लाफ्टर एंड विट, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में एक दैवीय गुण है, क्या है, हंसी का और हाजिर जवाबी का। इट इज़ फुल ऑफ ब्रिलियंट डायलॉग्स, ये भरी होती है, ब्रिलियंट माने बहुत बौद्धिकता से भरे हुए डायलॉग, संवाद होते हैं, एंड रिपार्टीज़ वही कहना सुनना, हाजिर जवाबी। समटाइम्स कभी कभी इट इज़ प्यूरिटिनिकल, ये प्यूरिटिनिकल यानी कट्टर शुद्धतावादी भी होती है, एंड सटायरिकल भी होती है यानी व्यंग्यात्मक भी होती है, इन स्पिरिट, अपनी भावनाओं में। अब थोड़ी सी बात मैं शेरिडन की और बता दूँ आपको। देखिए, शेरिडन का पूरा नाम रिचर्ड ब्रिंसले बटलर शेरिडन, ये उनका पूरा नाम है। बुक में इसमें नहीं दे रखा था, मैं दूसरी जगह से आपके लिए नोट किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, पता नहीं बुक ने कैसे छोड़ दिया। सभी बुक्स की अपनी अपनी कमियां होती हैं, तो मैंने आपके लिए अलग से ये लिखा है। और इसके ये जो ड्रामास हैं ज़रूर याद रखिएगा, द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल, द ड्यूएना, अ ट्रिप टू स्कारबोरो, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें द राइवल्स मुझे पढ़ाना है, द स्कूल फॉर स्कैंडल मुझे पढ़ाना है, लेकिन कब पढ़ाऊँगी ये अभी नहीं बता सकती। अभी जो चल रहा है, हेमलेट चल रहा है इस वक्त, करवा रही हूँ, फिर टेम्पेस्ट कराना है मुझे, आर्म्स एंड द मैन कराना है, यानी थर्ड सेमेस्टर में हमारे यहाँ जो भी हैं ड्रामाज वो मुझे कराने हैं, तो इनका नंबर कभी बाद में आएगा और कराऊंगी मैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।